गुड मॉर्निंग। कक्षा 6 की गिरधर दास मूलधरा बाल भारती की कक्षा 6 की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। एसएसटी की इस क्लास में हमारा फर्स्ट भाग चल रहा था, पृथ्वी हमारा आवास, जिसके अंतर्गत हम पाठ 4 का अध्ययन कर रहे थे, जिसका नाम था। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मानचित्र किसे कहते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मानचित्र किसको कहते हैं कि एक जो पैमाना माना जाता है और उसके एक जो गोल सतह होती है उसका गोल भाग का चपटी सतह पर खींचा गया चित्र जो होता है वो क्या कहलाता है? मानचित्र कहलाता है। मानचित्र और विभिन्न प्रकार के मानचित्रों को जब एक साथ रखा जाता है तब वो क्या कहलाता है? तब वो कहलाता है एटलस। अब मानचित्र के कितने प्रकार बताए थे? मानचित्र के मैंने 3 प्रकार बताए थे। पहला था भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र कौन कौन से होते हैं? भौतिक मानचित्र वो होते हैं जो प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाते हैं, वो भौतिक मानचित्र। जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी आदि महासागरों के, इनको भौतिक मानचित्र कहते हैं। इसके साथ इसका एक अन्य नाम क्या है? उच्चावच मानचित्र भी है। दूसरा कौन सा था? दूसरा राजनीतिक मानचित्र है। जैसे राज्यों, नगरों और शहरों के, गाँवों के और विश्व के विभिन्न देशों और उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र राजनीतिक मानचित्र है। भारत का अगर मानचित्र राजनीतिक मानचित्र लेके आओगे ना तो भारत में उसके साथ भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, चीन, इन सब की सीमाओं को दर्शाया हुआ होगा। उसके बाद तीसरा कौन सा था? तीसरा था थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र होते हैं कुछ मानचित्र विशेष जानकारियों को दर्शाने के लिए बनाए जाते हैं, जो क्या होता है? थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। जैसे कहाँ वर्षा ज़्यादा होती है तो ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों को दर्शाने के लिए कुछ अलग प्रकार की आकृतियाँ बनाई जाती है। जैसा कि मैं अभी आपको कॉपी ड्रॉ करके दिखा रही हूँ कि अगर थीमेटिक मानचित्र बनाया जाता है तो जैसे एक पूरा इस तरह से बॉक्स बनाया जाता है। अब जहाँ जहाँ बारिश इसी को 3 में भाग दिया जाएगा। अगर ज़्यादा बारिश है तो इस तरह से दर्शाया जाएगा। हल्की बारिश होती है, कम बारिश होती है, औसत बारिश होती है, तब ऐसा है। और सूखा पड़ रहा है तो अगर सूखा पड़ रहा है तो इस प्रकार से ये आड़ी लाइनें खींच दी जाती है। अगर ज़्यादा वर्षा है तब तो इसमें चेक बना दी जाएगी। कुछ सीधी रेखा है, कुछ आड़ी रेखा है। और वही क्या होगी, औसत वर्षा होती है वहाँ क्या होती है? केवल सीधी सीधी रेखाएं खींची जाती है। लेकिन जहाँ औसत से भी कम, यानी कि जहाँ रेगिस्तान वगैरह होती है, जहाँ वर्षा कम होती है, तो वहाँ क्या होती है? आड़ी रेखाएं खींच दी जाती है। इस तरह के जो चित्र बनाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। अब है कि मानचित्र के कितने घटक है? मानचित्र के 3 घटक बताए थे। पहला था दूरी, दूसरा था दिशा और तीसरा क्या है? प्रतीक। दूरी के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। मानचित्र का एक आरेखन जो होता है वो एक निश्चित दूरी को बताया जाता है। उसके लिए क्या किया जाता है? पैमाना माना जाता है। पैमाना कल भी बताया था। जैसे 10 किलोमीटर है तो उसके लिए 10 किलोमीटर के लिए 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर को माना जाता है। 10 सेंटीमीटर, अगर 10 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाते हो तब तो 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। वही अगर 5 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाना चाहते हो तो फिर वो 2 सेंटीमीटर में काम हो जाएगा। तो और ये क्या हो गया? ये हो गया ये इस तरह के जो पैमाने माने जाते हैं वो किसके लिए माने जाते हैं? जैसे महाद्वीपों या उनके देशों को, तब उनके पैमाने माने। दूसरा क्या था? दूसरा था दिशा। दिशा मैंने बताया था कि दिशा आप जब भी मानचित्र बनाते हो तो सबसे पहले अपना जो सर होता है उसकी तरफ क्या होता है? उत्तर दिशा होती है। और अपने पैरों की तरफ, यानी कि अपने निचले भाग की तरफ क्या होती है? दक्षिण दिशा होती है। और अपने राइट हैंड की तरफ क्या होती है? सीधे हाथ की तरफ पूर्व दिशा होती है। और उल्टे हाथ की तरफ क्या होती है? पश्चिम दिशा होती है। अब इन चारों के बीच की जो बिंदु है, जो रेखाएं खींची जाती है, वो क्या होती है? ये इनके जो मुख्य दिशा होती है वो दिक् बिंदु कहलाती है। और ये साथ वाली जो होती है वो इसके साथ में भी जो सहायक दिशाएं खींची जाती है। अब जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो है मानचित्र का क्या होता है? तीसरा जो मुख्य घटक है वो क्या है? प्रतीक है। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। ये क्या है? किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियां, जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियां या कुओं को दिखाना संभव नहीं हो पाता। क्या होता है कि कई बार कुछ मानचित्र इस तरह से बनाए जाते हैं, जैसे अगर आप बीकानेर के सर्वोदय बस्ती का अगर आप मानचित्र बनाना चाहोगे ना तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ क्या है। तो उसके लिए वो एग्जैक्ट तो उसके फोटो नहीं चिपका सकते ना,
तो उसके लिए फिर आप क्या करोगे, उनके लिए आप प्रतीक चिन्हों का प्रयोग, तो उनके लिए आप क्या करोगे, उनके लिए आप प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल करोगे। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों और रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारियां प्रदान करते हैं। ये प्रतीक क्या होते हैं, कम स्थान घेरते हैं और अधिक जानकारी देते हैं। इन प्रतीकों का इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। अब जब इन प्रतीकों का प्रयोग करते हैं तो मानचित्र क्या होता है, आसानी से बन जाता है तथा इसका अध्ययन करना आसान हो जाता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं, अगर आप कहीं घूमने जाते हो या जैसे अपने बीकानेर में भी क्या होता है, सैलानी घूमने आते हैं तो वो तो अपने यहाँ की बीकानेर की भाषा नहीं जानते ना, तब वो अपने साथ क्या लाते हैं, एक प्रतीकात्मक रूप का जो टूरिस्ट मैप होता है वो लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं, टूरिस्ट मैप बोला जाता है उसको। उसको क्या बोलते हैं, यात्री नक्शा बोला जाता है, वो लेके आते हैं, या पर्यटन नक्शा भी उसको बोला जाता है। तो वो अपने साथ लेके आते हैं तथा उसमें क्या होता है, प्रतीक के रूप में बहुत सी चीजें दर्शाई जाती है। जैसे बीकानेर का अगर वो पर्यटन नक्शा लेके आएंगे ना तो उसमें बताया होगा, लिखा होगा करणी माता टेम्पल लिखा होगा पहले तो इंग्लिश की में, उसके बाद वहाँ एक मंदिर का प्रतीक रूप बनाया होगा। उसके बाद है जैसे लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है तो उसके लिए भी वो एक प्रतीक रूप में मंदिर बनाया होगा, या जैसे किला बनाया होगा तो बीकानेर में 2 से 3 किले, जूनागढ़ दुर्ग है, लालगढ़ दुर्ग है और गजदेव दुर्ग है। तो इस प्रकार से उनके लिए दुर्ग के प्रतीक बनाए होंगे। अब अगर आप क्षेत्र विशेष की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशा के बारे में पूछ भी नहीं सकते, अब आप आ तो गए हो घूमने, लेकिन ना तो आप वहाँ किसी को जानते हो, ना आप वहाँ की भाषा जानते हो, और तब आप वहाँ किसी से आप क्या पूछोगे कि कौन सी दिशा में जाना है, तब आप इन चिन्हों की सहायता से मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र एक विश्वव्यापी भाषा होती है, मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे आसानी से समझ सकते हैं। मानचित्रों की क्या होती है, एक विश्वव्यापी भाषा होती है। प्राय विश्व के सभी मानचित्र जो ये टूरिस्ट मानचित्र होते हैं उनमें एक समानी भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है। इन प्रतीकों का संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, और ये जो प्रतीक बनाए जाते हैं इन नक्शों में, इनमें अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। एक ऐसा नहीं है कि भारत अपने लिए मंदिर का अलग प्रतीक बना रहा है और पाकिस्तान मंदिर के लिए अलग प्रतीक बना रहा है, या जैसे सऊदी अरब वगैरह है वो अपनी मस्जिद के लिए अलग ही प्रतीक बना रहा है, ऐसा नहीं है। अगर अमेरिका जा रहे हो वहाँ मंदिर है तो वहाँ भी मंदिर के लिए एक ही प्रतीक होगा। जैसा कि आप इधर ये देखो, ये मंदिर का प्रतीक बना हुआ है तो इस तरह का ही प्रतीक बना होगा। आइए अब आपको थोड़ा सा मैं फिर से बताती हूँ कि प्रतीक चिन्ह कैसे बने होते हैं नक्शों में। ये देखिए, ये सबसे ऊपर वाला क्या लिखा हुआ है, रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन। अब क्या होता है, बड़ी लाइन, कई जगह नैरो गेज, छोटी लाइन को क्या होता है, ये मीटर लाइन को बोला जाता है नैरो गेज। तो ये क्या होती है, ये बड़ी लाइन है। जो चौड़ी रेलवे पटरी होती है वो होती है बड़ी लाइन, तो उसके लिए ऐसे दर्शाया जाता है। नैरो गेज या छोटी लाइन या मीटर लाइन जिसको बोला जाता है, उसके लिए रेलवे चीला बनी होती है, उसके बीच के ये पिलर दिखाए गए हैं। उसके अलावा रेलवे स्टेशन क्या है, रेलवे स्टेशन के लिए देखो बड़ी रेल लाइन का चित्र है, साथ ही एक बिल्डिंग की फोटो भी बनाई गई है। उसके बाद है सड़कें हैं। सड़कें 2 प्रकार की होती है, एक पक्की सड़क होती है और एक कच्ची सड़क होती है। तो पक्की सड़क के लिए हमेशा 2 सीधी लाइनें इस्तेमाल की जाएगी, जबकि कच्ची सड़क के लिए क्या होगी, 2 बराबर रेखाओं, जैसे बराबर का निशान बनाते हैं उसी तरह से बराबर के निशान कंटिन्यू चलते जाते हैं। अब है सीमा होती है। सीमा क्या होते हैं, सीमा है यानी कि बॉर्डर 3 प्रकार के होते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर होता है, एक स्टेट बॉर्डर होता है और एक डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर होता है। तो उसके लिए भी क्या होगा, जो इंटरनेशनल बॉर्डर होगा अंतर्राष्ट्रीय, तो उसके लिए इस तरह का प्रतीक चिन्ह बनाया जाएगा। जैसे अगर आप राजस्थान का नक्शा लेके आओगे ना, तो राजस्थान के नक्शे में आपको ये तीनों प्रतीक चिन्ह हम बना के, अगर होता और आपकी ऑफलाइन क्लास होती तो मैं आपको बना के बता दी। आपके अपने राजस्थान में तो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है, अंतर्राज्य सीमा भी लगती है और अंतर जिला भी सीमा बनती है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिए डार्क ब्लैक लाइन और ये डॉट के निशान बने होंगे। उसके अलावा अंतर्राज्य सीमा है तो ये थोड़ी लाइट है, ये लाइन है वो है तो ब्लैक लेकिन थोड़ी लाइट ब्लैक है, और इसके लिए क्या होती है, टूटती हुई रेखा के रूप में
ये सीमा बनी होती है। उसके बाद है नदी है, कुआं है, तालाब है, नहर है, पुल है। तो नदी के लिए वैसा इस तरह का चिन्ह होगा, क्योंकि नदी से आप ऊपर से देखोगे तो नदी का पानी नीला नीला दिखाई देता है, तो ये क्या हो गया, वो हो गया नीला नीला दिखाई दे रहा है। और कुआं है तो कुआं तो अंदर से देखो तो अंधेरा गहरा होता है, तो इसके लिए काला है। अब तालाब है, तालाब में तो क्या होता है, पानी होता है, वो रुका होता है, तो पानी तो नीले रंग में तो पानी हो गया और इसकी बाउंड्री हो गई। उसके बाद नहर है, नहर ये बनी हुई है। और उसके बाद क्या है, पुल है, पुल के लिए इस तरह का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है मंदिर है, गिरजाघर है, मस्जिद है, छतरी है। गिरजाघर किसको कहते हैं, गिरजाघर कहते हैं चर्च को। तो मंदिर के लिए तो वैसा इस तरह का प्रतीक चलाएगा। चर्च के लिए ऊपर क्रॉस बना होगा। और ये मस्जिद के लिए इस तरह का ये ऊपर से गोलाकार गुंबज बना होगा। और उसके पास ही साथ में क्या होगा, ये छतरी के लिए इस प्रकार का निशान बना होगा। अब है पोस्ट ऑफिस हो गया, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया। तो पोस्ट ऑफिस के लिए वहाँ क्या प्रतीक चिन्ह लगा होगा, पीओ यानी कि पोस्ट ऑफिस। और पीटीओ का पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, और पुलिस स्टेशन का पीएस। अब हो गया बस्ती हो गया और कब्रिस्तान हो गया। तो बस्ती के लिए कौन सा होगा, बस्ती के लिए कच्चे मकानों के सैंपल बने होंगे। कच्चे मकान किस तरह से बने होते हैं, बस्तियों में देखो प्राय कच्चे मकान ही बने होते हैं। और कब्रिस्तान में ये देखो बाजार, जैसे बाजार बनी होती है ना, उसी तरह से बाजार के रूप में कब्रिस्तान, जहाँ लोगों को दफनाया जाता है वो होता है कब्रिस्तान। तो उनमें बाजारों के रूप में इनके प्रतीक चिन्ह बनाए जाते हैं। फिर पेड़ होते हैं और घास होती है। पेड़ के लिए इस प्रकार के प्रतीक चिन्ह यूज लिए जाते हैं और घास के लिए इस प्रकार का प्रतीक चिन्ह यूज में लिया जाता है। ये प्रतीक क्या कहलाते हैं, रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र 4.3 में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीला रंग का इस्तेमाल जलाशय के लिए, भूरा रंग पर्वतों के लिए, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब अगला क्या है, रेखा चित्र। रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे क्षेत्र आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष में दिखाने के लिए होती। अब रेखा चित्र क्या होता है, एक आरेखण होता है जो पैमाने पर आधारित न होकर केवल अपनी याददाश्त के लिए और स्थानीय प्रेक्षण के लिए बनाया जाता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता होती है जो वहाँ एक स्थान को दूसरे के सापेक्ष में दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र आप अपने घर के रास्ते के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार के कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। इसे रेखा चित्र का। ये देखिए, ये कच्चा चित्र है। जैसे ये आपका घर है और आपके दोस्त का घर ये है, तो इसके लिए आपको से जाना होता है। तो आप इधर से रवाना हुए और यहाँ ये दुकानें बनी हुई है, दुकानों से आगे जाओगे तो कॉर्नर पर एक स्कूल बना होगा, स्कूल की बिल्डिंग है, यहाँ लिखा हुआ है स्कूल। स्कूल से आप सीधा चले, ठीक सामने जहाँ स्कूल खत्म होती है उसके ठीक सामने गली है, और गली में क्या होगा, गली में चौथे नंबर मकान आपके दोस्त का है। तब आप 1, 2, 3 और 4, ये वाला जो मकान किसका हो गया, ये वाला मकान हो गया आपके दोस्त का। खाका, एक छोटे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र में हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई या चौड़ाई, जिन्हें मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। खाका किसको कहते हैं, खाका कहा जाता है कि कई बार होता है बड़े बड़े मानचित्र या बड़े बड़े पैमानों पर बड़े पैमाने पर जो खींचा गया चित्र होता है, ये रेखा चित्र होता है, वो क्या होता है, खाका कहलाता है। और एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र में बहुत सी जानकारी आप तो प्राप्त होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। देखिए, जैसे मैंने ये ड्रॉ किया है, जैसा मेरे को आया वैसा किया
कि एक घर का खाका है, ये घर का वेल गेट है, वेल गेट से अंदर कर घुसते ही क्या होता है, ये इसका एक कॉरिडोर बना हुआ है, तो इसमें ये क्या हो गई, गाड़ी वाड़ी पार्क करने की जगह हो गई। फिर ये सीढ़ियाँ बनी हुई है, 3-4 सीढ़ियाँ, ऊपर चढ़ो तो ऊपर चढ़ते ही आगे आ गया, और सीढ़ियों के चढ़ते ही ठीक सामने क्या बना हुआ है, उस घर का रसोई बना हुआ है। रसोई के पास क्या है, सीढ़ियाँ बनी हुई है, पहले 3-4 सीढ़ियाँ छोटी छोटी है, उसके बाद ऊपर जाने के लिए और सीढ़ियाँ बनी हुई है। अब इन सीढ़ियों के नीचे एक कमरा बना हुआ है, एक कमरा इधर बना हुआ है, इस कमरे के पास क्या बना हुआ है, पूजा कक्ष बना हुआ है, और बीच में इन 2 कमरों के बीच में एक वेंटिलेशन के लिए जगह छोड़ रखी है। तो ये क्या हो गया, एक किसी के घर का खाका तैयार हो गया। एक प्रकार से आप बोल सकते हो कि ये किसी घर का खाका है। उसी प्रकार से क्या होता है कि जैसे आप सपोज करो कि रॉकेट है, तो ये क्या हो गया, रॉकेट का खाका हो गया। ये रॉकेट का ऊपरी भाग हो गया, ये फ्यूल जिसमें फ्यूल भरा होता है वो वाला भाग हो गया। ये क्या हो गया, ये प्रयोगशाला हो गई, जिसमें बैठ के लोग रॉकेट में बैठ के लोग अंतरिक्ष में जाते हैं, तो वहाँ बैठ के जो रिसर्च वगैरह करते हैं वो हो गया। और ये नीचे वाला भाग हो गया। तो ये एक प्रकार से क्या हो गया, ये रॉकेट का खाका तैयार हो गया। ये देखिए, एक ये सुंदरपुर गांव का इन्होंने रेखा चित्र तैयार कर रखा है, या रूढ़ प्रतीक के रूप में इन्होंने लिख रखा है। तो ये क्या हो गया, या देखो ये लिखा रखा है कि ये विद्यालय है, विद्यालय के पास ये क्या है, पोस्ट ऑफिस है, और ये क्या है, क्रॉस का निशान बना हुआ है। तो ये क्या हो गया, ये गिरजाघर बना हुआ है। ये देखो इधर क्या बनी हुई है, बाजारें बनी हुई है। तो यहाँ इसके आसपास क्या हो गया, ये कब्रिस्तान बना हुआ है। ये देखो मंदिर की ध्वजा बनी हुई है, तो ये मंदिर है, और ये नीला नीला दिखाई दे रहा है, तो ये पानी है। उसके बाद ये यहाँ घर बने हुए हैं, और कुछ पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं। और इसके पास क्या होता है, इसके पास ये क्या बना हुआ है, एक छतरी बनी हुई है, और ये PS लिख रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, या पोस्ट ऑफिस बना हुआ है। और ये या क्या है, PTO, पोस्ट एवं टेलीग्राम ऑफिस बना हुआ है। अब ये क्या हो रहा है, इधर से ये क्या चल रही है, ये चल रही है रेलवे लाइन, ये रेलवे लाइन चल रही है। इसके साथ ही ये क्या है, ये छोटी रेलवे लाइन है। इधर ये देखो, इधर ये क्या बनी हुई है, एक मस्जिद बनी हुई है। इसके पास ये रेलवे लाइन है, तो ये सड़क चल रही है इधर से, तो रेलवे के ऊपर ब्रिज बनाया हुआ है, रेलवे लाइन के ऊपर ब्रिज बनाया हुआ है। तो ये वाला जो निशान है वो किस चीज़ का है, रेलवे ब्रिज का निशान बना हुआ है। समझ में आ गया। और ये देखिए RS का लिखा हुआ, तो इसका RS का क्या मतलब हुआ, ये हो गया रेलवे स्टेशन। RS यानी कि रेलवे स्टेशन। अभी थोड़ी गले में खराश है और खांसी हो रही है, इसलिए ये वीडियो थोड़े छोटे ही बन रहे हैं। अगले वीडियो में मैं आपको इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। थैंक यू।